हेलो 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 बच्चों। तो स्वागत है सभी का थर्मो केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स से। अब वो थर्मो केमिस्ट्री हो चुका है। थर्मोडायनेमिक्स के बाद थर्मो केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में या थर्मोडायनेमिक्स के कंटिन्यूड 17th लेक्चर में। तो देखो, अभी तक हमने जो भी बात की थी थर्मोडायनेमिक्स में, उस बात को हम आगे बढ़ाते हुए थर्मो केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, प्रीवियस क्लास में अगर बात की जाए कि हमने क्या किया था, तो देखो प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था मित्रों, हमने थर्मोडायनामिक्स ठीक है ना, कंप्लीट कर दी थी। क्या कर दी थी? कंप्लीट कर दी थी। तो चलो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, आज की क्लास से शुरू करने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री। तो हम लोग पहले लेक्चर में थर्मोकेमिस्ट्री के पैर रखते हैं या आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, तो यहां पे देखो, सबसे पहली बात अगर हमसे पूछा जाए कि एसटीपी या एनटीपी क्या होता है, इनमें क्या अंतर है, और सवाल में हमें कैसे पता चलेगा कि एसटीपी या एनटीपी का क्या मतलब होता है, तो इस बात को समझो। हमेशा याद रखो, एसटीपी को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोलता है, एनटीपी को नॉर्मल टेम्परेचर बोलता है। लेकिन यहां पे अगर ऐसा बोला स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर तो ये एसटीपी कहलाएगा। अगर बोला नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर तो कहलाएगा एनटीपी। लेकिन सवाल में कई बार ऐसा बोल दिया, अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस है ना, तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस बोल दिया तो इसका भी मतलब हम एनटीपी लेंगे यहां पे। जब तक हमें एसटीपी क्लियरली ना दिया जाए तब तक ध्यान रखना, हम एसटीपी का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा, दोनों में अंतर क्या होता है? हमें यहां पे ज्यादातर सारी कंडीशंस एनटीपी की लेनी होती है। दोनों में जो मेजर अंतर की अगर हम लोग बात करें तो देखो, एसटीपी में जब भी टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको हम 273 केल्विन बोल सकते हैं। जबकि एनटीपी में यही टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन लेंगे। पहली बात तो ये हमें ध्यान रखनी है, टेम्परेचर में ये अंतर है, जो हमारे काम की बात है, जो हमें आगे चल के यूज होने वाली है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम करें, दूसरी बात अगर तुमसे बोल दिया जाए कि दूसरा क्या अंतर है, तो प्रेशर का अंतर है। इसमें प्रेशर हम लेते हैं 1 एटीएम, इसमें हम प्रेशर क्या ले लेते हैं 1 एटीएम। अच्छा, और यहां पे भी ये, और ये लगभग 1 बार के बराबर होता है, कई बार बार में लिखा होता है, और इसमें भी प्रेशर 1 एटीएम ही रहेगा, कुछ भी अलग नहीं रहेगा, यह नियरली 1 बार के बराबर ही रहेगा। तो इसमें कोई अंतर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, तीसरा और इंपॉर्टेंट सवालों में समझने के लिए क्या अंतर है, देखो तीसरा अंतर यह है कि अगर कभी भी सवाल में तुम्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है, डेल्टा एच नॉड, डेल्टा एस नॉड, डेल्टा जी नॉड, ऐसे नॉड का यूज किया हुआ है, तो ये तुम्हें डिनोट करेगा एनटीपी को। और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो अगर कोई भी वैल्यू दी है जैसे डेल्टा एच, तो उसे हम डेल्टा एच नॉड यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लेंगे। कुछ भी नहीं दिया तो उसे हम किस कंडीशन में लेंगे? स्टैंडर्ड। तो कभी भी एसटीपी एनटीपी के बारे में हमें इस टॉपिक में क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें एनटीपी को ही ज्यादा से ज्यादा क्लियर रखना होता है। चलो, तो अब इसके बाद हम मित्रों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट इसमें आता है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस। अब ध्यान रखो कि कभी भी सवाल में अगर तुम्हें कोई भी रिएक्शन दी हुई है, क्या दी हुई है? अगर कोई भी रिएक्शन दी हुई है, मान लो हम लेते हैं लेट अ बैलेंस्ड रिएक्शन ले लेते हैं। अब बैलेंस्ड रिएक्शन तुम्हारे पास क्या दी है? ये ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी कोई भी बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए। अगर वो दी है तो हमें एक फॉर्मूला सभी के लिए यहां पे लगाना होता है। क्या लगाना होता है? देखो, अगर हमें लिखना है कि डेल्टा जी रिएक्शन, या स्टैंडर्ड कंडीशन में उसे क्या बोल देंगे? डेल्टा जी नॉट रिएक्शन, तो हम क्या करेंगे? सम ऑफ जी प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ, ये सिग्मा का यानी सम ऑफ का साइन, सम ऑफ जी रिएक्टेंट
इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखो। जी प्रोडक्ट का मतलब यह है कि अगर मान लो सवाल के अंदर तुम्हें ए का जी नॉट दिया हुआ है, जी नॉट ए, बी का जी नॉट दिया है, जी नॉट बी, और सी का दिया हुआ है तुम्हें गिब्स फ्री एनर्जी जी नॉट सी, और इसका दिया हुआ है जी नॉट डी वैल्यू, तो तुमको सीधा सीधा क्या करना है, पहले निकालना है सम ऑफ जी प्रोडक्ट, इसको हम बोल सकते हैं जी नॉट प्रोडक्ट। अब इसमें प्रोडक्ट में कौन कौन आ रहा है, सी और डी, तो सी का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल सी इंटू जी नॉट सी प्लस स्मॉल डी इंटू जी नॉट डी। अगर इनको लिख दिया तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, इसी टाइप से हम सिग्मा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट निकाल लेंगे। ये क्या आ जाएगा, देखो यहां पे क्या आ जाएगा, जो रिएक्टेंट है वो ए और बी है, तो स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाय जी नॉट ए प्लस स्मॉल बी मल्टीप्लाइड बाय जी नॉट बी। जब ये आ जाएगा तो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू हम यहां रख देंगे, तो यहां पे हमें डेल्टा जी रिएक्शन आ जाएगा। तो कभी भी ये फॉर्मूला हम तीनों में लगा सकते हैं सेम टाइप से। इसका क्या मतलब है कि अब देखो, अगर तुम्हें मान लो डेल्टा एच नॉट लिखना है, तो डेल्टा एच नॉट को कैसे लिख सकते हो, सिग्मा सम ऑफ एच नॉट प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एच नॉट रिएक्टेंट। सेम कंसेप्ट यहां पे भी रहेगा, सेम फॉर्मूला, यहां एच नॉट आ जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम रहने वाला है। सेम अगर मैं बोलूं डेल्टा एस नॉट निकालना है, डेल्टा एस नॉट निकालना है, तो कैसे लिखोगे, सम ऑफ एस नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एस नॉट ऑफ रिएक्टेंट। और सवाल में तुम्हें इनकी एंट्रोपीज की वैल्यू दी होंगी। तो चलो, अगर इन फॉर्मूलों से तुम रूबरू हो गए हो, तो इन रूबरू वालों फॉर्मूलों को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, थोप देते हैं, मतलब ये थोपते नहीं, लगा देते हैं। तो अब हम यहां पे देखो, ये एक प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल दिया हुआ है। इस खूबसूरत से सवाल को हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है सवाल में, आगे ये देखो, ध्यान से देखो, हमें दिया हुआ है फॉर द गिवन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब यहां मित्रों, यहां पे तुम्हें ये रिएक्शन एक बैलेंस्ड बोल दी गई है, बोल दी गई तो उसे मान लेंगे, उसमें ज्यादा एक्स वाई जेड नहीं करेंगे। अब ये बोल दी गई है गिवन दैट द कैलोरी, अच्छा गिवन दैट इन कैलोरी, इनकी वैल्यूज, ये जो डेटा दिया ये पूरा का पूरा किस में दिया हुआ है, कैलोरी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है मित्रों, कैलोरी में दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमें एक तो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का निकालना है, डेल्टा एस नॉट रिएक्शन का निकालना है, डेल्टा एच नॉट, जो हमने अभी अभी फॉर्मूला सीखा, दिमाग में वो फॉर्मूला तुरंत आ जाना चाहिए कि भाई साहब हमें निकालना क्या क्या है। अच्छा, फिर बोल रहा है एट विच टेम्परेचर रिएक्शन वुड बी, गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी पीते हैं, तब तक सवाल पढ़ो तुम लोग। अब देखो यहां पे तो मैं ये बोल रहा था डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एस नॉट, डेल्टा एच नॉट निकालना। फोर्थ में बोल रहा है एट विच टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन कहां जाएगी, इक्विलिब्रियम पे जाएगी। ऑल्सो कमेंट अबाउट द स्पॉट। तो फोर्थ वाला पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। तो चलो, सबसे पहले मित्रों हम लोग पहला पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। अब देखो, फर्स्ट वाला पार्ट, ए वाला पार्ट का हम लोग आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में मित्रों क्या निकालने को बोला है, डेल्टा जी नॉट। तो हमें पता है कि डेल्टा जी नॉट रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो दैट विल बी सम ऑफ जी प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ जी रिएक्टेंट। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो नॉट। अब हम लगाएंगे सम ऑफ जी प्रोडक्ट, जी नॉट प्रोडक्ट। इसमें कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट में सी और डी है, सी का कॉफिशिएंट है 1, तो हम इसे क्या लिख देंगे कि 1 इंटू जी नॉट ऑफ सी प्लस 2 इंटू जी नॉट ऑफ डी। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं मित्रों। तो जी नॉट ऑफ सी और डी की वैल्यू, तो जी नॉट सी की वैल्यू 30, डी की वैल्यू 10, तो 30 और 10 यहां पे रखनी है। तो हम क्या रख देंगे, ये यहां पे ही रख देते हैं। तो 1 इंटू क्या था, ये वैल्यू 30 सी के और डी की 10, तो सी की 30 प्लस 2 इंटू 10, तो ये तुम्हारे पास 30 प्लस 20 यानी 50 कैलोरी में आ गया डेल्टा जी नॉट प्रोडक्ट का।
अब सिग्मा जी रिएक्टेंट, जी नॉट रिएक्टेंट भी निकाल लो। क्या लिखोगे? रिएक्टेंट में तुम्हारे पास मित्रों क्या है? रिएक्टेंट में 2A 3B, तो इसको लिखोगे 2A यानी 2 टाइम्स ऑफ जी नॉट A प्लस 3 जी नॉट ऑफ B। अब इनकी वैल्यूज रख दो, तो A और B के जी नॉट वैल्यूज क्या है? A 20, B 40, 20 और 40, तो 2 इंटू, नीचे ही रख दो इसको, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 20 यानी 20 प्लस 3 इंटू 40, तो यहां देखोगे ये आ जाएगा 40 प्लस 120, ये कितना आ गया? 160 कैलोरी। ये कितना आ गया? 160 कैलोरी आ गया। अब अगर ये वैल्यूज हमारे पास आ गई तो हम यहां से एक काम और बेहतरीन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये देखो, हम अब डेल्टा जी की ओर अग्रसर हो सकते हैं। डेल्टा जी नॉट रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ जी नॉट प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ जी नॉट रिएक्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू आई है? 50, तो ये हो जाएगा 50 माइनस कैलोरी में माइनस 160, तो यहां से तुम्हारे पास डेल्टा जी नॉट रिएक्शन क्या आ गया? यहां पे माइनस 110 कैलोरी। चलो मित्रों, एक पार्ट तो हमने फटाफट सॉल्व कर लिया कि डेल्टा जी नॉट हमारे पास आ गया। अब हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी वाले में हमें डेल्टा एस नॉट रिएक्शन निकालना है, तो अब हम चलेंगे निकालेंगे डेल्टा एस नॉट रिएक्शन। तो आंसर हम करेंगे बी पार्ट का। तो डेल्टा एस नॉट रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एस नॉट प्रोडक्ट माइनस सिग्मा एस नॉट रिएक्टेंट, यही तो हो जाएगा। अब यहां देखो, सिग्मा एस नॉट प्रोडक्ट को हम फिर से रिएक्शन के हिसाब से, जो रिएक्शन दी है प्रोडक्ट में सी और 2D है, तो हम क्या लिखेंगे? सी यानी कि एस नॉट ऑफ सी प्लस 2 टाइम्स एस नॉट ऑफ डी, ये आ जाएगा। अच्छा, सिग्मा एस नॉट रिएक्टेंट भी हम लिख देते हैं, तो रिएक्टेंट में क्या है? 2A प्लस 3B, तो यहां देखो ये क्या हो जाएगा? 2S नॉट A प्लस 3S नॉट B। अब इनकी वैल्यूज मित्रों रख दो, तो अब C और D की वैल्यू देखो। C और D की वैल्यू क्या है? C एस नॉट में 400 500 400 500, सी और डी की वैल्यू है 400 और 500, तो इसमें रखेंगे 400 एस नॉट सी प्लस 2 इंटू 500, ये आ गई वैल्यू। इसकी भी वैल्यू रख देते। ए और बी की वैल्यू देखनी है, एस नॉट ए और बी की, तो एस नॉट ए की 30 20 वैल्यू है, 30 20, तो यहां पे 2 इंटू 30 प्लस 3 इंटू 20, ये आ गई वैल्यूज। अब इससे हम कैलकुलेट कर देते हैं, तो देखो ये 400 और ये 1000, तो ये 1400 कैलोरी आ जाएगा। ये वाली वैल्यू देखो तो 60 और ये आ जाएगा तुम्हारा 60 आ जाएगा और ये आ जाएगा 60, तो 120 कैलोरी आ गया। अब दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम निकाल सकते हैं डेल्टा एस नॉट रिएक्शन, तो वो क्या आ जाएगा? एस प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू है? 1400 माइनस रिएक्टेंट में कितनी है? 120 कैलोरी, तो इससे कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा तुम्हारा 1380 कैलोरी। तो ये तुम्हारे पास यहां पे डेल्टा एस रिएक्शन आ गया। चलो मित्रों, डेल्टा एस भी हमें प्राप्त हुआ। अब हम सी पार्ट में करते हैं, सेम कंसेप्ट लगाते हैं डेल्टा एच नॉट रिएक्शन के लिए। आंसर लेते हैं सी वाला पार्ट में। तो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन कैसे निकालोगे? सम ऑफ एच नॉट प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एच नॉट रिएक्टेंट। सिंपल। उसी तरीके से एच नॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखोगे? क्या था यहां पे देखो, क्या था? C प्लस 2D और C प्लस 2D था। अब यहां पे आ जाएगा ये C यानी H नॉट C प्लस 2D, तो H नॉट C प्लस 2 टाइम्स ऑफ H नॉट D। अच्छा, सम ऑफ H नॉट रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? तो रिएक्टेंट के लिए हम यहां से देख लेते हैं कॉफिशिएंट, 2A प्लस 3B था, तो कितना लिख देंगे? 2H नॉट A प्लस 3H नॉट B। अब इनकी वैल्यूज यहां पे रख देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, CD की वैल्यू देखनी है H में, CD की वैल्यू H में देखनी, तो CD की वैल्यू H में 4 और 600 है, 4 और 600, तो CD की वैल्यू 400 प्लस 2 इंटू 600, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहां पे देखो,
रिएक्टेंट में देखें तो रिएक्टेंट में एच नॉट ए और बी की वैल्यू 10 और 20, एच नॉट ए और बी की वैल्यू 10 और 20, तो यहां पे देखो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 20। अब यहां से इनकी हम वैल्यू कैलोरी में निकाल लेते हैं, तो 12 और 4 1600 कैलोरी ये आ जाएगा, और ये 3 दूनी 60 और ये 20 80 कैलोरी। अब यहां से देखो डेल्टा एच रिएक्शन भी हमारे सामने साक्षात प्रकट हो जाएगा। अगर तुम देखोगे तो प्रोडक्ट का कितना आया भाई साहब 1600, तो 1600 कैलोरी माइनस यहां से कितना आ जाएगा 80 कैलोरी, तो ये 1520, 80 माइनस करोगे तो 1520 कैलोरी आ जाएगा डेल्टा एच नॉट रिएक्शन। अब देख लो मित्रों, आगे तुम लोग चेक कर लो कि क्या मैंने यहां पे एक्टिंग तो नहीं कर दी है। अगर मैंने एक्टिंग की है तो मुझे बताओ, अगर नहीं की है तो सही सही बताओ जल्दी से। तो यहां पे तुम देखोगे एक तो 110, एक 1280, यानी अगर हम बात करें कि यहां पे 1400 में 120 तो ये 1280 आएगा, ये मैंने एक्टिंग करी है यहां पे। इसका माइनस मैंने थोड़ा सही से नहीं किया, ये 12 आ जाएगा 1280, बाकी ये माइनस 110 आ गया डेल्टा जी, वो ये माइनस 1280 आ गया, और ये कितना आ गया 15। अब जो फोर्थ वाला पार्ट था मित्रों, अब देखो यहां पे फोर्थ वाले पार्ट में क्या पूछा था, विच टेम्परेचर रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो कब जाएगी, किस टेम्परेचर में जाएगी। कमेंट अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन एट 20, और हमें यह बताना है कि 27 डिग्री के तापमान पे रिएक्शन अपने से चलेगी या अपने से नहीं चलेगी। तो चलो अब हम लोग अगले पार्ट की ओर मित्रों बढ़ते हैं। तो देखो अगर तुमने यहां तक का काम तमाम कर दिया है तो आगे का भी काम तुम तमाम कर सकते हो। कैसे, हम आ जाते हैं आंसर, कौन सा आंसर देखते हैं, आंसर नंबर कौन सा हो गया, ये डी हो गया। तो तुम्हें पहले पता है कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या निकाली, डेल्टा एस नॉट की वैल्यू क्या निकाली, और डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या निकाली। इनकी वैल्यूज हम लोग आगे लिख देते हैं। तो पहले तो तुमने डेल्टा जी नॉट कितना निकाला माइनस 110 कैलोरी 110। एस नॉट कितना निकाला था मित्रों, एस नॉट तुमने निकाला था 1280 कैलोरी प्लस में था ये, और डेल्टा एच नॉट कितना आया था 1520 कैलोरी। अगर ये वैल्यूज तुमने निकाल ली, अब तुम्हें पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में अगर इसे अप्लाई करना है तो तुम लिख सकते हो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ऐसे लिख सकते हो। अगर तुम्हें इक्विलिब्रियम में जाना है, एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो हम डेल्टा जी नॉट को क्या कर देंगे 0। इक्विलिब्रियम के लिए हमने सीखा हुआ है डेल्टा जी नॉट हो जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब यहां से तुम देखोगे तो एक टेम्परेचर आ जाएगा डेल्टा एच नॉट अपॉन डेल्टा एस नॉट। अब डेल्टा एच नॉट की वैल्यू मित्रों कितनी है, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है 1520 कैलोरी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस नॉट 1280 कैलोरी। अब इनको तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें वो टेम्परेचर केल्विन में आएगा जिस टेम्परेचर की चाह में तुम थे, यानी इक्विलिब्रियम। तो ये नियरली 1.03 केल्विन आता है। ये जो टेम्परेचर है तुम्हारा, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, ठीक है ना। अब लेकिन हमसे पूछा है कि एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड जिसे हम 300 केल्विन बोल दें, उस पर रिएक्शन क्या होगी, यानी अपने से चलेगी या उसे हमें वो अपने से नहीं चलेगी। तो तुम क्या करो, इसी फॉर्मूले में डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट में इनकी वैल्यू रख के डेल्टा जी नॉट चेक करोगे। कैसे चेक करोगे, तो मित्रों देखो यहां पे तुम क्या करोगे, डेल्टा एच नॉट कितना दिया हुआ है 1520 माइनस टी कितना हो गया 300 इंटू डेल्टा एस नॉट कितना हो जाएगा 1280। अब तुम ये देखो सीधे सीधे इसको जब सॉल्व करोगे तो साक्षात दिख रहा है कि ये वैल्यू यहां पे नेगेटिव आएगी।
नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आने का मतलब हुआ रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी स्वतः चलेगी, खुद ही चलती रहेगी रिएक्शन मित्रों, खुद ही रिएक्शन धड़ाधड़ चलती रहेगी। अच्छा, इसी को हम एक तरीके से और सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? देखो, मैंने तुम्हें बताया कि अगर मान लो ये तुम्हारा टेम्परेचर का एक स्केल लाइन है, ये टेम्परेचर की लाइन है, टेम्परेचर है। अब इसमें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहां पे आया था, किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे गई थी? तो 1.03 केल्विन पे ये इक्विलिब्रियम पे गई। यानी अगर मैं इसे बोलूं ये 1.03 केल्विन है, तो ये कौन सा टेम्परेचर हुआ? ये एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हुआ। क्या हुआ? ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर को हम और एनालिटिक्स से समझें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अगर मान लो तुम्हारे पास मित्रों ये तुम्हारी रिएक्शन है, ये तुम्हारा क्या है? रिएक्शन है। अब रिएक्शन में फोर्सेस दिखाते थे, तो इस टेम्परेचर में हमें क्या दिया हुआ? डेल्टा एस पॉजिटिव दिया हुआ है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, और डेल्टा एच भी क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी क्या है? पॉजिटिव। तो डेल्टा एस पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन में लगेगा, यानी अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन है तो इधर की ओर डेल्टा एस आगे ले जाएगा रिएक्शन को, और डेल्टा एच नेगेटिव है तो वो पीछे ले जाएगा, डेल्टा एच किधर लग जाएगा? बैक ले जाएगा रिएक्शन को। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहां पे, तो तुम मुझे एक बात बताओ कि यहां पे अगर हम एक बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, एक बात ये करते हैं कि हाई टेम्परेचर लें। क्या लें? हाई टेम्परेचर। एक तो हम क्या ले लें? लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में डेल्टा एस बहुत तेजी से बढ़ेगा तो ये रिएक्शन को आगे ले जाएगा, यानी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। लो टेम्परेचर में ये डेल्टा एच तेजी से बढ़ जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो या तो डेल्टा तेजी से बढ़ता है डेल्टा एच के रिस्पेक्ट में, और या तो घटता है तो तेजी से घटता है डेल्टा एच के रिस्पेक्ट में। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा एच यहां पे बढ़ जाएगा और डेल्टा एच घट जाएगा, तो यहां पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ऐसा हुआ मित्रों, तो वो कौन सा हाई टेम्परेचर है? किस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम हाई और लो की बात कर रहे हैं? वो तुम्हारा प्यारा टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। यानी बीच में कौन सा रहने वाला है? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। किसकी हम बात करेंगे? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। जो हमने सॉल्व किया था वो क्या था? 1.03। तो हाई टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड यहां कहीं आएगा, तो यहां रिएक्शन अपने आप स्पॉन्टेनियस ही चल रही थी, डेल्टा जी नेगेटिव आया था, यही तो हमने देखा था। तो इधर की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी और इधर साइड रिएक्शन क्या रहेगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कुछ इस तरीके से हम डिटेल में इस सवाल को समझ सकते हैं। क्या ये बात तुम्हारे भेजे में गई है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ये मत सोचना कि रिकॉर्डिंग है तो लिखेंगे नहीं, लिख के ही बताना है। जल्दी से बताओ आगे, यहां तक की बात क्लियर हुई तो। चलो अब हम मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, एक खूबसूरत सा सवाल तुम्हारे लिए दिया गया है, इसको तुम्हें स्वयं से ही अटेम्प्ट करना है। एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, कंसंट्रेशन ए बी सी डी की तुम्हें दी हुई है, इन सभी की कंसंट्रेशन दी हुई है, और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी जी नॉट ए बी सी डी, डी का हमें निकालना है। तो डेल्टा जी नॉट, फाइंड डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। हमें एक तो रिएक्शन डेल्टा जी नॉट बताना है। क्या बताना है? एक तो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन बताना है। दो बातें हैं, एक तो हमें क्या बताना है? एक तो जी नॉट डी बताना है, ये पूछा गया है, और दूसरा तुम्हें डेल्टा जी नॉट रिएक्शन भी बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना? द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी डी
ये हमको दी हुई है। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम यहां पे लिख देना, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में बताना है। और ये सारी इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ABCD एट इक्विलिब्रियम आर गिवन, एट इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम के लिए बताना है। ये सवाल में थोड़ा कंप्लीट कर लेना। अब तुम ये एक बात बताओ, मैं हिंट करके छोड़ रहा हूं, करोगे कैसे सॉल्व? जैसे इक्विलिब्रियम आएगा तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला आएगा कि भाई साहब डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग क्यू होता था। लेकिन जब इक्विलिब्रियम में जाएगा तो ये जीरो हो जाता है और ये क्या हो जाता है, के इक्विलिब्रियम। तो यहां से एक फॉर्मूला आता था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। अब तुम ये बताओ, इस रिएक्शन के लिए तुम के इक्विलिब्रियम आसानी से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तुम्हें पता है टेम्परेचर तुम्हें क्या दिया हुआ, कुछ नहीं दिया तो तुम्हें जी नॉट बोला है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी टेम्परेचर तुम्हें 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन लेना, ये पता हो गया। ये पता है, टी पता है, तो ये वाली वैल्यू नोन हो गई, पता हो गई। और अगर सभी का जी नॉट दिया है तो इस रिएक्शन के लिए जी नॉट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख के तुम इसको जी नॉट डी को निकाल सकते हो। तो इसको तुम्हें सॉल्व करके यहां पे कमेंट करना है। चलो मित्रों, तो ये सवाल अगर हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं एक नेक्स्ट टर्म की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। एक महान टर्म की हम बात करते हैं, इंथैल्पी की। अब देखो, अगर मैं इंथैल्पी की बात करूं तो पहली बात तो ये कि कभी भी इंथैल्पी मतलब रिएक्शन की हीट होती है। इंथैल्पी एक टाइप की क्या होती है, हीट, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होती है। और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, हीट की एग्जैक्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसे बोलेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कभी भी हम एग्जैक्ट वैल्यू इसकी नहीं बता सकते। तो फिर किसकी बता सकते हैं, तो हम डेल्टा एच को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी। अच्छा, इसको हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या इंथैल्पी भी बोलते हैं, बट इसको बोलते हैं इंथैल्पी चेंज। और इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं, वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड, डिटरमाइंड। पहली बात तो ये, दूसरी बात तो ये, पहली बात तो हमें ये बात अगर समझ में आ गई। अब इसकी वैल्यू का कुछ सिग्निफिकेंस भी होता है। जैसे अगर डेल्टा एच तुम्हें वैल्यू वाइज दिया है तो ये कई बार हमें डेल्टा एच की पॉजिटिव वैल्यू दी होगी, कई बार हमें जीरो वैल्यू दी होगी और कई बार नेगेटिव वैल्यू दी होगी। जैसे मान लो डेल्टा एच इज इक्वल टू +6 दे दिया किलो जूल, या किसी में भी दे दिया, या डेल्टा एच इज इक्वल टू -5 किलो जूल, या फिर बोल दिया डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। तो अगर तुम्हारा सिस्टम के रिस्पेक्ट में बात करें, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर तुम्हारे पास कोई भी क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो ये मान लो तुम्हारा सिस्टम या ऑब्जेक्ट है, जो भी सिस्टम है, अगर सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है, अगर सिस्टम से क्या हो रही है, ये थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है ना, अगर सिस्टम से हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, यानी बाहर दे रहा है, सिस्टम हीट निकाल रहा है। जैसे किसी चीज को जला दो तो हीट देता है, गर्म करता है, तो यहां पे उसका मतलब उसका डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन केवल ये बात बताता है कि सिस्टम हीट बाहर फेंक रहा है। वहीं पे अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो उसका मतलब यह हुआ कि जो सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं, जब किसी सिस्टम को या किसी चीज को हीट दी जाती है, सीधी सी बात है, जब खुद हम हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो हम उस डेल्टा एच की वैल्यू को पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। यानी ये वाली हीट एब्जॉर्ब हो रही है और ये वाली हीट रिलीज हो रही है, ये हमें पता चलना चाहिए। और अगर जीरो तो इसका मतलब ना दिया ना लिया, ना हीट दी गई और ना हीट ली गई। तो साइन के बारे में हमें पता होना चाहिए, डेल्टा एच को क्या बोलते हैं, ये बात हमें आगे अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आई है मित्रों? अगर ये बात समझ में आई है तो अब हम अगली बात करते हैं कि ये जो हम बात करते हैं कभी भी डेल्टा एच की, तो किसी भी रिएक्शन के लिए करते हैं हम यहां पे, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एच रिएक्शन।
अब समझो ये डेल्टा एच रिएक्शन का क्या मतलब है, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, इस बात को हम समझते हैं। तो देखो, अगर कोई भी रिएक्शन है, जैसे मान लो N2 प्लस 3H2 और ये रिएक्शन रिवर्सिबली क्या देती है 2NH3, ये प्रोडक्ट देती है। अब इस रिएक्शन में तुम्हारे पास N और N का एक बॉन्ड बना रहा और यहां H और H का एक बॉन्ड बना रहा। अब तुमने क्या किया, ये प्रोडक्ट बना दिया, यानी इसके अंदर N और H का बॉन्ड बना। तो आखिर ये कैसे बना होगा, तुमने आगे इसके बॉन्ड को ब्रेक किया, इसके बॉन्ड को ब्रेक किया, तोड़ा, और तभी जब इन बॉन्ड को तोड़ोगे तभी तो नया बॉन्ड बनेगा, तभी तो जाके ये NH का बॉन्ड फॉर्म हुआ। यानी यहां पे तो तुमने क्या किया है, बॉन्ड ब्रेक किया है, यहां पे रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेक किया है और प्रोडक्ट में बॉन्ड बना है, बॉन्ड फॉर्म किया है। अब एक बात याद रखो, जब भी बॉन्ड तोड़ना होता है, दो लोगों को सेपरेट करना है, तोड़ना है, अलग करना है, तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। जैसे तुम मान लो कुछ ऐसे टाइप के हो कि जो दो लोगों के बीच का बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं, तो तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है। वहीं पे जब बॉन्ड बनेगा, भाई साहब, जब दो लोग पास आएंगे तो कोई किसी को एनर्जी नहीं लगानी, वो खुद एनर्जी अपनी रिलीज करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, अच्छा लगेगा उन्हें। तो जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी या हीट की हम बात करें, एनर्जी रिलीज्ड, यानी अब ये एनर्जी जो है ये हमेशा हीट के फॉर्म में, यहां से हम किस फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करते हैं, हीट के फॉर्म में, क्यू सप्लाइड इसको बोलते हैं, है ना, किसको, बॉन्ड तोड़ने के लिए। और यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी तो उसे क्यू रिलीज्ड बोलेंगे। अब हीट की बात जब करेंगे तो उसे तो हम डेल्टा एच बोलेंगे। अब कुल मिला के ये तो हमारा रिएक्टेंट था और ये हमारा था प्रोडक्ट। तो यहां पे दो टाइप की हीट का लेन देन होता है। जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को हम हीट दे रहे हैं तो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और हीट जहां रिलीज हो रही होती है उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब हमने कुछ दिया, सप्लाई किया हीट, और यहां से कुछ रिलीज हुई, तो उनमें हम उनके चेंज नेट हमारा जो क्या रहा उसके बेसिस पे हम डेल्टा एच रिएक्शन लिखते हैं। तो जब हम डेल्टा एच रिएक्शन लिखेंगे तो एक फिक्स कर लेंगे कि प्रोडक्ट हमें कुल मिला के जो रिलीज हुई है एनर्जी उसमें से हमें देखना है, तो एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट करेंगे। अब ये प्रोडक्ट में कुछ भी वैल्यू रिलीज होने वाली नेगेटिव होगी और ये एच रिएक्टेंट को माइनस करेंगे तो वो तो सप्लाइड है, तो उससे हमें नेट रिएक्शन की हीट यहां पे कभी भी मिलेगी, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट से। अच्छा, अगर मान लो रिलीज होने वाली हीट ज्यादा हुई, सप्लाई करने वाली हीट कम हुई, तो हमें फायदा होगा। भाई अगर रिलीज हुई 100 यूनिट की, मान लो तुम हीट रिलीज हुई, कितने यूनिट की हीट रिलीज हुई, 100 यूनिट की, और दी कितनी तुमने, 50 हीट दी, तो ये क्या हो गया, नेट तो हमें फायदा हो गया, दिया कम रिलीज ज्यादा हुई। तो अब इसके बेसिस पे, डेल्टा एच रिएक्शन के बेसिस पे इसके दो साइन हो सकते हैं कि डेल्टा एच जो रिएक्शन है या तो क्या हो जाए, पॉजिटिव साइन में आ जाए, या क्या आ जाए, नेगेटिव साइन में। यानी हो सकता है नेट हीट रिएक्शन से रिलीज हो और हो सकता है नेट हीट रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो। तो इसको अब हम नाम देने वाले हैं। तो देखो, अगला कंसेप्ट, जो डेल्टा एच रिएक्शन अगर यहां पे पॉजिटिव आता है, या हम बोले एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट पॉजिटिव है, तो ऐसी रिएक्शन अगर आती है जिसमें इंथैल्पी पॉजिटिव आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको हम क्या बोल देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या होगा, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी या रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट में हम सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई करने वाली पॉजिटिव वाली एनर्जी जब ज्यादा होगी तभी तो नेट पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे तुम कहोगे कि जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में
एच प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन एच रिएक्टेंट। और एच प्रोडक्ट कौन सी एनर्जी है? सप्लाइड। सप्लाइड जो हीट है वो ज्यादा है रिलीज से। अब यहां पे देखो, इसका ग्राफ यहां पे हमें देखना होता है। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ हम कैसे समझ सकते हैं। तो ये देखो मित्रों, एक खूबसूरत सा ग्राफ तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। अब इस ग्राफ को हम समझते हैं, इस ग्राफ को हम क्या करते हैं? समझते हैं। तो ध्यान से देखो, यहां पे जब तुम देखोगे कि अगर तुम्हें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ बताना है, तो यहां एक बात ध्यान रखोगे, क्या? कि पहली बात तो यहां पे एनर्जी होगी और यहां पे रिएक्शन प्रोग्रेस होगा, यानी टाइम के साथ रिएक्शन चलेगी। अब एक बात बताओ, जब यहां एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में सप्लाई की हुई हीट जो तुम दे रहे हो वो हीट क्या है? ज्यादा, और जो रिएक्शन हीट रिलीज कर रही है वो कम, इसलिए नेट क्या आ गया? डेल्टा एच पॉजिटिव आ गया। तो किसकी हीट ज्यादा हुई? रिएक्टेंट की हीट कम हुई, तो हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की एनर्जी कम बताएंगे और प्रोडक्ट की एनर्जी यहां ऊपर रख देंगे। तो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि रिएक्टेंट की इंथैल्पी कम होगी और प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज्यादा होगी। अब यहां देखो, अब अगर रिएक्शन रिएक्टेंट से, यह तुम्हारा रिएक्टेंट और यह तुम्हारा प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से जा रही है प्रोडक्ट, तो कुछ ऐसे जाएगी। ये रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई, ये प्रोडक्ट की। अब एनर्जी के बारे में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट यहां बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी। अगर किसी के पास एनर्जी ज्यादा है, जैसे तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है, तो तुम शांति से नहीं बैठोगे, कूदते रहोगे मेंढक की तरह इधर उधर। मतलब तुम्हारी एनर्जी ज्यादा होगी तो तुम एक जगह स्टेबल नहीं रहोगे। फिर बोलते हैं ना कि यार वो आदमी, फला आदमी आज स्टेबल हो गया, मतलब क्या हुआ? फलाने आदमी आज निपट गया, मतलब चला गया इस दुनिया से, तो वो शांत हो गए, स्टेबल हो गए। तो जब एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। इसी के बेसिस पे यहां पे एक बात कही जाती है। क्या कही जाती है? कि अगर यहां बोले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो हम कहेंगे कि यहां पे रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि भाई साहब रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है? कम है। और हम कहेंगे प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल। एक बात तो कई बार ऐसा शब्द का इस्तेमाल करेगा एनर्जी के बेसिस पे। दूसरा, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम एंडोथर्मिक प्रोडक्ट का नाम देते हैं। इसमें कई बार क्या शब्द यूज करता है? एंडोथर्मिक प्रोडक्ट। इसको क्या बोल देता है मित्रों? एंडोथर्मिक प्रोडक्ट। तो कई बार इसको एंडोथर्मिक प्रोडक्ट का नाम देगा। क्या ये बात सबको समझ में आई है? यह यहां पे ग्राफ के साथ साथ क्या ये बात समझ में आई है? अब यहीं पे अगर मैं बोलूं कि हमारा सेकंड टाइप की रिएक्शन आए, अब डेल्टा एच क्या हो सकता है? पॉजिटिव की बात हमने कर ली, एंडोथर्मिक। अगर मान लो डेल्टा एच हमारा यहां पे, अगर डेल्टा एच रिएक्शन क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए। इसका क्या मतलब हुआ? कि जो तुमने रिएक्टेंट को एनर्जी दी, सप्लाई की, और जो प्रोडक्ट में रिलीज हुई, अब कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? रिलीज वाली एनर्जी, माइनस वाली एनर्जी ज्यादा है। रिलीज वाली एनर्जी को माइनस एनर्जी, तो माइनस एनर्जी ज्यादा है, तो इसलिए नेट डेल्टा एच नेगेटिव है। तो अगर हम इससे लिखें कि एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, नेगेटिव होने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अब एच रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एच प्रोडक्ट। कि रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो रिलीज होने वाली एनर्जी क्या हो गई है? ज्यादा हो, सॉरी, यहां पे रिएक्टेंट एच प्रोडक्ट कम हो गई, नेगेटिव हो गई है। मतलब अब एक्चुअल में जो हम बोले कि डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब प्रोडक्ट की हीट जो रिलीज हुई है, नेगेटिव वाली जो हीट है वो ज्यादा हो गई, और जब नेगेटिव वाली हीट ज्यादा हो गई इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव आ गया। भाई नेगेटिव हीट मतलब किसकी हीट? नेगेटिव हीट यानी प्रोडक्ट की हीट।
तो प्रोडक्ट की हीट जब बहुत ज्यादा रिलीज होने वाली है और सप्लाइड हीट कम है, यानी हमारा फायदा है, तब डेल्टा एच नेगेटिव होगा। अच्छा, अब अगर डेल्टा एच नेगेटिव हुआ मित्रों, तो इस केस में इस रिएक्शन को, जो डेल्टा एच नेगेटिव वाली रिएक्शन है जहां ये होता, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नाम दे देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक बात समझो, इसमें ग्राफ कैसा बनेगा भाई साहब? तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं, तो अब देखो ध्यान से ग्राफ। अब यहां पे देखो, अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो यहां पे पहले हम इसको हटा दें, है ना। अब यहां देखो, यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है? प्रोडक्ट में एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिलीज होने की वजह से वो स्टेबल हो जाएगा, यानी उसकी एनर्जी रिलीज हो गई। अगर तुम्हारे पास 500 रुपए हैं और तुमने 400 रुपए रिलीज कर दिए, तो तुम्हारे पास कम बचेंगे। मैं बोलूं 100 रुपए रिलीज किए तो तुम्हारे पास ज्यादा बचेंगे। तो यहां रिलीज होने वाली बात पे ध्यान रखना कि यहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी तो क्या होने वाली? कम, यानी प्रोडक्ट नीचे चला जाएगा। इस बार रिएक्टेंट कहां हो जाएगा? ऊपर। तो जब तुम ग्राफ बना रहे होगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? यहां पे प्रोडक्ट नीचे दिखेगा और रिएक्टेंट ऊपर दिखेगा। अब अगर तुम इसको ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ये तुम्हारा होगा रिएक्टेंट और ये होगा तुम्हारा प्रोडक्ट। तो जब ऐसा होगा तो प्रोडक्ट से रिलीज माइनस वाली एनर्जी ज्यादा होने की वजह से डेल्टा नेगेटिव आया। यहां पे क्या था? तुम्हारा एनर्जी, और यहां पे तुम्हारा क्या था? रिएक्शन प्रोग्रेस। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें हम जो कंसेप्ट लगाते हैं क्या? एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी। इसमें एक बात बताओ मुझे, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? तो किसकी एनर्जी कम है? प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, जिसको हम इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एच प्रोडक्ट इसको बोलोगे, और इसको एच रिएक्टेंट को ये डिनोट कर रहा है। तो तुम कहोगे कि भाई साहब पहली बात तो प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, प्रोडक्ट मोर स्टेबल है देन रिएक्टेंट लिख सकते हो, देन रिएक्टेंट, क्योंकि उसने बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर दी है। अच्छा, अगली बात, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट। तो इस नाम से भी इसे जाना जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट के नाम से इसको जाना जाएगा। तो चलो, तुम्हें मैंने बताया कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, क्या होता है उनमें, और इनका ग्राफ कैसे होता है। अगर ये बात तुम्हें समझ में आई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया कि थर्मोकेमिकल रिएक्शंस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है। अब देखो, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि डेल्टा एच होगा पॉजिटिव। ये क्या करेगी? रिएक्शन विच एब्जॉर्ब हीट। भाई एंडोथर्मिक में किसकी हीट ज्यादा है? रिएक्टेंट की ज्यादा है, मतलब एब्जॉर्ब, नेट एब्जॉर्ब कर रहा है, रिएक्टेंट को एनर्जी ज्यादा। यहां पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या है? ज्यादा है रिएक्टेंट से। अच्छा, हमने यहां पे क्या किया था? देखो, हमने देखा था, हाँ ठीक है, अगर एंडोथर्मिक की बात करें तो डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। या एनर्जी ज्यादा होने का मतलब उसने रिलीज कम की है। देखो, रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हमें पता है कि रिएक्टेंट, यहां पे देखो, इसको हम एक बार और समझ लेते हैं, ध्यान समझना। रिएक्टेंट है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट हीट क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है, और प्रोडक्ट क्या करता है? हीट रिलीज करता है। अगर प्रोडक्ट कम हीट रिलीज करेगा, ये कम हीट रिलीज कर रहा है, और ये वाला जो है ना, ये हीट क्या कर रहा है? ये कम हीट रिलीज कर रहा है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ज्यादा, कम हीट रिलीज करेगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा रिएक्शन का, क्योंकि रिलीज होने वाली हीट कम होगी, यानी रिलीज्ड हीट, इसको हम बोल सकते हैं
रिलीज्ड हीट इज लेस, यहां कम है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी कम रिलीज की है तो उस पर एनर्जी भरी हुई है। अगर 500 रुपए है, 100 रुपए ही तुमने रिलीज किए तो 400 तुम्हारे पास रहेंगे, तो एनर्जी तुम्हारी ज्यादा रहेगी। अच्छा, इसको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। वहीं पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब ये बात है। तो याद रखोगे कभी कि रिएक्टेंट साइड हम हीट, कभी भी जब हम रिएक्टेंट को हीट सप्लाइड ज्यादा करते हैं, हीट ज्यादा किधर देनी पड़ी है रिएक्टेंट को, तो यहां हीट सप्लाइड रिएक्टेंट के साथ आएगी, तो इसे लिख सकते हैं। कई बार हीट को इधर माइनस करके लिखता है ना, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। या डेल्टा एच के टर्म में, डेल्टा एच रिएक्शन का अगर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब रिएक्टेंट ने हीट ज्यादा, यानी देने वाली हीट जो हमने दिया है वो हीट ज्यादा है, रिलीज होने वाली हीट कम है। ठीक, तो ये बात है। और डेल्टा एच पॉजिटिव एक्स किलो जूल, यानी इसमें हीट हमने रिएक्टेंट को सप्लाई की है ना, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अगली बात ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेता है, हमें याद होनी चाहिए कि कौन सी रिएक्शन का एंडोथर्मिक होगी और कौन सी नहीं होगी। तो ये अगर तुम्हें याद रखना है, क्या क्या याद रखना है इसमें, जितनी भी डिसोसिएशन रिएक्शंस है, जितनी भी डिसोसिएशन यानी ब्रेक होने वाली रिएक्शंस है, कोई चीज डिसोसिएट हो रही, टूट हो रही है, तो वो सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। फ्यूजन रिएक्शन, मेल्ट होने वाली, जैसे आइस है, आइस को मेल्ट करना होता है तो हमें हीट देनी पड़ती है। आइस अगर मेल्ट हो रहा है तो हमें हीट देनी पड़ती है, तो वो कैसी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक हो गई। वेपोराइजेशन, पानी को भाप बनाना है तो भी हमें हीट देनी पड़ेगी, रिएक्टेंट है पानी और भाप हमारा प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट को पानी दोगे तब वो बनेगा, तो वेपोराइजेशन। सब्लिमेशन, कई बार डायरेक्ट हम सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, वहां पे भी हमें क्या देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। और फोटोसिंथेसिस के बारे में तो तुम जानते हो, तो ये तो स्टैंडर्ड रिएक्शन है, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक, फेज ऐसे याद कर सकते हो, जब भी फेज चेंज होगी तो वहां पे हमें हीट देनी पड़ेगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाने के लिए, है ना। और डिसोसिएशन रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन है, एक बेहतरीन सा, अब तुम इस क्वेश्चन को जल्दी से आगे सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो इस सवाल को, फटाफट फटाफट सॉल्व करो, आगे अटेम्प्ट कर लो, है ना, जल्दी से इसको आगे अटेम्प्ट कर लो फटाफट। चलो मैं बताता हूं इस सवाल को। अब यहां पे देखो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक में तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। राइट द रिलेशन बिटवीन एचपी एंड एच आर, तो सीधी सी बात है, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच का साइन एक तो पॉजिटिव होगा, तो एच प्रोडक्ट और एच रिएक्टेंट में कौन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, यानी वो रिलीज कम करके स्टेबिलिटी कम होगी, प्रोडक्ट एनर्जी ज्यादा रहेगी प्रोडक्ट पे, है ना। अगला, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर देन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्या बोल रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से। तो तुम्हें पता है क्योंकि एनर्जी किसकी ज्यादा है, प्रोडक्ट की, तो एनर्जी यहां पे तुम लिखोगे एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेबिलिटी। किसकी एनर्जी ज्यादा है, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है एंडोथर्मिक में तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम। अच्छा, व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इसे क्या बोल देते हो, एंडोथर्मिक प्रोडक्ट, सीधा नाम है, बहुत सिंपल सा, ये सब एनसीईआरटी में इसलिए हम इसको देख रहे हैं। व्हाट हैपेंस टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इफ मोर हीट इज एब्जॉर्ब्ड। अच्छा, व्हाट हैपेंस टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इफ मोर हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, अगर मान लो कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्टेंट प्लस हीट देते हैं, तब वो जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब अगर तुम ज्यादा हीट दे रहे हो तो ये रिएक्टेंट को हीट जुड़ रहा है और फिर उसकी प्रोडक्ट की एनर्जी बन रही, और प्रोडक्ट रिलीज कम कर रहा है क्योंकि डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब जो रिलीज होने वाली एनर्जी वो क्या है, कम है, देना दान करने वाली एनर्जी कम है।
तो जितनी एनर्जी है वो सब प्रोडक्ट के पास इकट्ठी होती जा रही है। जैसे तुम्हें अगर तुम खर्च कम करो और पैसा तुमको मिलता जाए, तुम्हारे पास पैसा बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्ट के पास एनर्जी हाई हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में ये एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी हाई हो जाएगी, और इस वजह से स्टेबिलिटी विल बी लेस, और इसी वजह से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बेसिक सवाल हमें आने चाहिए। चलो मित्रों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये बताओ तुम जल्दी से। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है, अपने से ज्यादा, कुल मिला के नेट हीट हमें देनी पड़ती है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब कोई भी याद रखना, कंबशन रिएक्शन जो होती है, जलाते हो जब तुम किसी चीज को, तो उससे हीट निकलती है ना भाई, जल जाते हैं, बोले जला दिया इसने फलाना, तो उससे हीट निकलेगी तो जल जाएंगे। तो कंबशन ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। ये हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक, यानी इसमें से हीट रिलीज होती है। अच्छा, दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो एंडोथर्मिक होती है। मेल्टिंग ऑफ आइस, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, आइस क्यूब को मेल्ट करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे। बॉइलिंग ऑफ वाटर, हीट सप्लाई करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को मित्रों करो आगे जल्दी से, बहुत कम टाइम है, तुम इसको जल्दी से कर लो आगे, इसको फटाफट कर लो, है ना। अब देखो यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। फिर से बताना है कि भाई साहब एंडोथर्मिक कौन सी रिएक्शन। तो देखो ये वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये सारी रिएक्शन हमें दी हैं, तो अब यहां पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानना पड़ेगा, आगे चल के हम इसको देखेंगे। यहां पे क्या ये डिकम्पोज हो रही है, क्या ये रिएक्शन, यहां तो कंपाउंड बन रहा है। जब डिकम्पोज होता है तो एंडोथर्मिक है, पर ये डिकम्पोज नहीं हो रहा है, बन रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन नहीं है, तो ये इसलिए ये हमें क्या बताना है, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो ये दोनों ही एंडोथर्मिक नहीं होंगी, क्यों, यहां पे तो क्या हो रहे हैं, कंपाउंड से बन रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आगे मैं तुमको बताऊंगा। ये जो दोनों रिएक्शंस लिखी हुई हैं, यहां पे देखो तुम, ये जो दोनों रिएक्शंस लिखी हुई हैं, इनको हम आगे चल के थोड़ा सा पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसको हम थोड़ा रुक जाते हैं, अभी जब हम एक्सोथर्मिक पढ़ लेंगे तब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको अभी होमवर्क में ले लो, क्योंकि ज्ञान अधूरा है अभी एक्सप्लेनेशन के लिए, तो ज्ञान पूरा करके एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगा। चलो अब आगे आ जाओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक बात समझो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, हमने पढ़ ली कि भाई साहब जिसमें हीट नेट रिलीज होती है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट को बोल सकते हैं नेगेटिव है, या रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट नेट हीट रिलीज कर देगा। जब तुम खर्च दोगे ज्यादा तो तुम्हारे पास पैसे कम बचेंगे, तो एनर्जी कम, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी कम रहेगी। अच्छा, अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो रिप्रेजेंटेशन एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, मतलब प्रोडक्ट में हीट रहेगी। देखो यहां पे एक्सोथर्मिक में हीट प्रोडक्ट में दी हुई है, हीट प्रोडक्ट, या रिएक्टेंट साइड में कई बार माइनस करके लिखता है, प्रोडक्ट में हीट रिलीज होने वाली दी रहेगी, या डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा। तो इसका हमें बेसिक है एकदम रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। चलो अब अगर हम ये भी ध्यान रखें कुछ स्टैंडर्ड, जैसे हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखा था कि कुछ रिएक्शंस जो एंडोथर्मिक होती है हमें ध्यान होनी चाहिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन के बाद जो सॉलिड लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस, ये रिएक्शंस क्या थी, वहां पे एंडोथर्मिक थी। अब एक्सोथर्मिक के लिए अगर याद रहेगा तो हम उस सवाल को कर पाएंगे। देखो जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, जिनको जलाओगे कहीं पे भी, वहां हीट हमेशा वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। दूसरी बात, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड या सिंपल एसिड या बेस को हम मिक्स करें, अगर एसिड प्लस बेस को मिक्स करते हैं तो सॉल्ट बनता है। ऐसी रिएक्शन भी एनर्जी देती है, नेट रिएक्शन होने के बाद वो एनर्जी बोलती है ले जाओ, खर्च देंगी, ठीक। रेस्पिरेशन सांस लेना और छोड़ना, ये भी क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ध्यान रखोगे, इसको गलत नहीं कर दोगे। फॉर्मेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
फॉर्मेशन रिएक्शन। अब ये हम आगे चल के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के नाम से पढ़ेंगे। जब कोई चीज धरती में है मान लो और अपने आप बन जाए, जैसे पानी अपने आप बना बनाया मिलता है, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ के वो पानी बना होगा, तो पानी के बनने की जो रिएक्शन है वो फॉर्मेशन रिएक्शन कहलाएगी स्टैंडर्ड कंडीशन में, वो हमेशा नेगेटिव होगी। लेकिन सारी फॉर्मेशन रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव नहीं होता, ये कुछ एक्सेप्शन स्पेशल केसेस है। फॉर्मेशन रिएक्शन में डेल्टा एच तो क्या होता है नेगेटिव, लेकिन कुछ स्पेशल केस है जिसमें हमें ध्यान रखना है। क्या? एक तो ये CH2 वाली फॉर्मेशन, ये रिलीज नहीं होती, ये एंडोथर्मिक हो जाती है, यानी हमें हीट देनी पड़ जाती है, जबकि फॉर्मेशन रिएक्शन में हीट नेट रिलीज होनी चाहिए। अगला N2 और Cl2 से NCl3, इनसे NCl3 का फॉर्मेशन, ये भी एंडोथर्मिक होता है। नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड हैं उनका फॉर्मेशन एंडोथर्मिक होता है। O2F2, ये हमने रेडॉक्स में इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना था जिसमें ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इनसे भी क्या होता है, इनसे भी हीट हमें सप्लाई करना होता है। तो ये रिएक्शंस हमें ध्यान रखनी है कि फॉर्मेशन के बावजूद इनमें हीट हमें सप्लाई करनी पड़ती है। अब देखो, अब हम अगर इस सवाल को यहां डाल दें, इस सवाल को, अब देखो तुम बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो बताओ N2O2, NO वाला नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड बनते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। हाइड्रोजन और Cl2 ये फॉर्मेशन रिएक्शन है, लेकिन HCl एक्सेप्शन में नहीं था, तो इसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा, यानी ये फॉर्मेशन रिएक्शन है तो इसका इंथैल्पी नेगेटिव होगा। ये एसिड बेस रिएक्शन है, इसका भी डेल्टा एच नेगेटिव होगा, यानी ये एनर्जी रिलीज होगी यहां पे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट वाला। देखो मैंने एक्सेप्शंस जो बताया था उसमें सवाल आ जाते हैं, तो बच्चा ये वाला सवाल हमें ध्यान रखना है। चलो मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। क्या नोट है? अगर मान लो कभी कोई रिएक्शन दे दिया, मान लो कोई रिएक्शन दे दिया A + 2B गिव्स C + 3D, और इसमें जो डेल्टा H रिएक्शन बोल दिया, तो अब इसमें हमें इंथैल्पी अगर कुछ नहीं दिया कि किस टेम्परेचर पे है क्या है, तो हम इसको सीधे सीधे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ले लेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे देंगे। इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, एक छोटी सी बात है। अच्छा चलो, अब ये मित्रों ये सवाल दिया हुआ है, जल्दी से सॉल्व करते हैं इस सवाल को। फटाफट एक बार देख लो, सॉल्व करो और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। देख लो फटाफट, ये सवाल देख लो फटाफट, है ना। देख लिया है तो हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। देखो यहां पे इस सवाल में तुम्हें क्या दिया हुआ है? फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए H प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, सॉरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है? एक्सोथर्मिक यानी हीट ज्यादा रिलीज हो गई, नेट डेल्टा एच नेगेटिव है, नेट डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव, यानी हीट ज्यादा रिलीज हुई तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी। H प्रोडक्ट इज लेस देन H रिएक्टेंट। अगर हीट ज्यादा रिलीज हुई तो प्रोडक्ट की इंथैल्पी क्या हो गई? कम, रिएक्टेंट की ज्यादा। अच्छा, एंडोथर्मिक यानी डेल्टा H पॉजिटिव, यानी नेट हमें रिएक्शन को हीट दिया, यानी रिलीज कम हुई रिएक्शन से, तो प्रोडक्ट की अब एनर्जी ज्यादा हो गई, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, रिएक्टेंट की कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। अब यहां पे देख लो, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कम है, तो ये कौन से का है? ये A का है, थर्ड। B वाले का देखो, B वाले एंडोथर्मिक, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो? ज्यादा, रिएक्टेंट की कम, तो ये फोर्थ। C रिएक्शन की इंथैल्पी, कभी भी रिएक्शन की इंथैल्पी कैसे निकालेंगे? तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से रिएक्शन की इंथैल्पी। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड इन अ केमिकल रिएक्शन, सॉलिड और लिक्विड के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT लगाते हैं, है ना। अब फॉर सॉलिड एंड लिक्विड अगर ऐसा आया तो डेल्टा Ng, गैस का डिफरेंस तो 0 हो जाएगा मोल का, इसलिए यहां डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा E, जिसे डेल्टा U से डिनोट किया है, तो इसलिए इस वाले का आंसर ये वाला हो जाएगा।
तो यहां पे मैच कर सकते हो कि कौन किसका आंसर है। क्या ये बात सबको समझ में आई है? जल्दी से लिख देना भाई साहब कमेंट में। बड़ी मेहनत करिए मैंने, ये वाला लेक्चर डिलीट हो गया तो फिर से इसको रिकॉर्ड करने में, है ना, तुमको पता नहीं है कितनी जान लगाई जा रही है। अब देखो यहां पे देखो, कैलकुलेट स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन दी हुई है, अब इसका एच नॉट निकालना है। गिवन दैट द स्टैंडर्ड इन, अब इसकी सभी की हमें इंथैल्पी दी है। क्या दी है? Fe2O3 का डेल्टा एच दिया हुआ है, Al2O3 का डेल्टा एच हमें दिया हुआ है ना, स्टैंडर्ड इंथैल्पी Fe2O3 Al2O3। अच्छा, और अच्छा ये दोनों दिए हुए हैं डेल्टा एच, Al2O3 का भी दिया है। तो सीधी सी बात है, देखो हमें अगर इसका डेल्टा एच नॉट रिएक्शन निकालना है तो दैट विल बी एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, सिग्मा एच प्रोडक्ट माइनस सिग्मा एच रिएक्टेंट। अब सिग्मा एच नॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है? एच, 2 टाइम्स ऑफ एच नॉट एफ ई प्लस 1 टाइम ऑफ एच नॉट Al2O3। अब तुम एक बात बताओ, एक बात ध्यान रखोगे, यहां पे हम आगे थोड़ा पढ़ने वाले हैं, कोई भी सब्सटेंस जो धरती में अपने आप एग्जिस्ट करता है जिस फॉर्म में, उसकी इंथैल्पी हम जीरो ले लेते हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कहां पे जीरो लेते हैं बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। जो समंदर का एक रेफरेंस लेवल होता है, जहां हम समंदर के लेवल को पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लेते हैं और इसी से हम सबकी पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं, इसको हम सी लेवल की पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वैसे ही यहां पे आगे चल के मैं और डिटेल में भी बताने वाला हूं कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ आयरन अभी के लिए तुम याद रखो जीरो होता है। किसका किसका जीरो होता है ये अभी जस्ट अगली क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं डिटेल से, है ना। तो यहां पे इसका तो इंथैल्पी हमने क्या ले लिया? जीरो। तो कुल मिला के सम ऑफ प्रोडक्ट कितना? Al2O3 का जो हमें दिया है, Al2O3 का कितना है यहां पे? -399.1। ये आ गया तुम्हारा H प्रोडक्ट, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। ऐसे ही हम सिग्मा H नॉट रिएक्टेंट लिखें तो रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ H नॉट एल्यूमिनियम प्लस 1 टाइम ऑफ H नॉट Fe2O3। अब इनकी वैल्यूज रख दो। तो मुझे एक बात बताओ, फिर से एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में, तो तुम ध्यान रखोगे H नॉट दिया भी नहीं है तो वैसे भी इसका क्या होना है तुम सब समझ लो जीरो, पर क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे। इसकी वैल्यू हो गई जीरो, तो Fe2O3 की कितनी दी हुई है? -196.5, -196.5 किलो कैलोरी। अब अगर तुम्हें क्या निकालना है मित्रों? डेल्टा एच रिएक्शन, तो प्रोडक्ट में कितना आ गया? -196.5 किलो कैलोरी माइनस ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस 399.1। अब इनको माइनस करोगे तो तुम्हें यहां पे आंसर मिलेगा, लेकिन जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा मित्रों। इसका डेल्टा एच तुम्हें किस में मिलेगा? पॉजिटिव में मिलेगा। और वो कितना मिल रहा है मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मित्रों, जल्दी से बताओ। वैसे तो इसको हम आगे करते सवाल को, बट सिंपल था तो मैंने अभी बता दिया। तो यहां से देखो 399.1 में 196.5, तो 11 में 5 गए, 7 5 12 होता है, 6 हो गया, और ये 6 7 2, तो ये 0, ये हो जाएगा 2, तो ये प्लस में 202.6, यानी ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये क्यों जीरो हुआ ये हम आगे की क्लास में डिटेल में समझने वाले, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, केवल पढ़ने का। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल है, इसको कर दो सॉल्व, जल्दी से कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़े। जल्दी कर दो मतलब फटाफट फटाफट, सुपर फास्ट। देख लो, तो यहां पे तुम देखो क्या दिया हुआ है तुम्हें। यहां पे तुम देख रहे हो कि यहां पे द स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन, एक प्यारी सी खूबसूरत सी रिएक्शन हमें दी हुई है ये। अब इसके लिए बोला डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। अगर ये चेक करना है, तुम्हें पता है किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है। अब डेल्टा एनजी हमने निकालना बहुत प्राचीन काल से सीख लिया है, तो डेल्टा एनजी
एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट होगा, लेकिन किसके लिए केवल लगाएंगे, ये गैस के लिए। तो एन प्रोडक्ट के गैस में 3 और 1 4 कॉफिशिएंट का सम आ गया, 1 + 3 माइनस रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट का सम तुम देखोगे तो केवल 2 आ गया, तो 2। तो ये तुम्हारा 4 - 2 कुल मिला के आ गया 2। तो डेल्टा Ng मित्रों आ गया 2। तो अब यहां से अगर रखें तो डेल्टा H = डेल्टा U + 2RT आ गया। अब अगर डेल्टा U को इधर ले जाओ तो डेल्टा H - डेल्टा U = 2RT पॉजिटिव में आ गया, यानी कि डेल्टा H - डेल्टा U ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव वैल्यू है। R पॉजिटिव होगा, T पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U, यानी यहां डेल्टा H डेल्टा U से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज नहीं भैया, रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ये वाली बात गलत हो जाएगी, किसी चीज में आ गया आंसर तो ये थोड़ी ना ऑलवेज। अब अगर ये वैल्यू देखो, अगर इसको हम इधर ले जाते तो डेल्टा H - डेल्टा U = डेल्टा NgRT हो जाता। अगर अब इस वैल्यू को, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, डेल्टा Ng पे डिपेंड करता है। तो पॉजिटिव वाला तो यही केस है, तो डेल्टा H क्या आता, बड़ा आता डेल्टा U से। लेकिन अगर नेगेटिव आता तो डेल्टा H छोटा भी हो सकता है ना डेल्टा U से। तो ये बात गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। थर्ड वाला बात हमें सही लग रहा है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। अब यहां से तुम्हें कई रिएक्शंस अलग अलग टाइप की होती है और उनमें जो नेट हीट होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट हीट हम देते हैं और प्रोडक्ट में हीट रिलीज होती है। तो जो नेट हीट रिएक्शन की हम बात करते हैं उसको मिला के हम अब नाम से इसको पुकारते हैं कि एक रिएक्शन का नाम बोलेंगे कि ये फला रिएक्शन है, तो इसकी फला नेट हीट रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन के लिए ये नाम होगा इस हीट का। तो उसमें सबसे पहली आती है तुम्हारी हीट ऑफ फॉर्मेशन, पहली आती है हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब इसका क्या मतलब है, नाम से ही क्लियर है, किसी भी चीज को अगर बनाना है तो उसको बनाने के लिए जो हीट का लेन देन होता है किसके किसके बीच, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच, उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब यहां पे समझो, या इसी का एक और खूबसूरत सा नाम है, क्या नाम होता है, इसी को हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और इसका एक स्पेशल नोटेशन होता है रिप्रेजेंट करने का, डेल्टा H तो किसी भी रिएक्शन के लिए लिखते हैं, नॉट लिख दिया तो स्टैंडर्ड F फॉर्मेशन, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं कभी भी। अब देखो इसका क्या मतलब है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का, इट इज द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल, कितना 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स in their most abundant naturally occurring form on their standard and stable state called reference state। अब यहां पे इसका क्या मतलब, इतनी सारी चीजें दी गई। मान लो कोई भी सब्सटेंस तुम बना रहे हो, अब बना तो तुम नहीं पाओगे क्योंकि तुम भगवान नहीं हो, अहम ब्रह्मास्मि नहीं हो, पर कोई बात नहीं, लिख तो सकते ही हो। तो लिखने की यहां बात हो रही है। मान लो तुम कोई कुछ बनाना चाहते हो, मैं बेंजीन बनाता हूं, ऑर्गेनिक में बेंजीन बहुत घूमता है, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं बता दूं, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। और इसकी जो धरती में स्टेट होती है, जैसे तुम धरती में एग्जिस्ट करते हो, नॉर्मली जो अपने आप जीवित अवस्था में होते हैं सब स्टैंडर्ड स्टेट उसको बोल देंगे। तो C6 धरती में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसकी नॉर्मल स्टेट हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल या मोस्ट अबंडेंट, जिसमें ये बहुत ज्यादा पाया जाता है तो मैं उसे नॉर्मल स्टेट बोल देता हूं। तो धरती में ये लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। अब अगर इसे बनाना है तो हम इसकी रिएक्शन के फॉर्म में इसको लिखेंगे। कैसे, पहली बात तो इसको 1 मोल बनाना है तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट C6H6 का प्रोडक्ट में रखेंगे, क्योंकि इसे बनाना है तो ये प्रोडक्ट में बनेगा। और इसकी स्टैंडर्ड स्टेट हम लिक्विड ले लेंगे और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होना जरूरी है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है 1 मोल के लिए वैलिड है। दूसरी बात, अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से यूज हुए, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन धरती में किस फॉर्म में पाया जाता है, तो कहोगे कार्बन यार 2 फॉर्म में पाया जाता है,
कार्बन ग्रेफाइट होता है, जिस पेंसिल से तुम लिखते हो उसमें ग्रेफाइट होता है, और एक डायमंड होता है। अब डायमंड तो अपनी पहुंच से बाहर बहुत महंगा होता है, मतलब नॉर्मली ज्यादातर जो हमें मिलती है मोस्ट अबंडेंट इन दोनों में। अब कार्बन के दो फॉर्म हो गए ना एलोट्रॉप, तो उन एलोट्रॉप में जो ज्यादा पाया जाता है वो कौन सा हो गया? ग्रेफाइट। तो कार्बन की जो स्टैंडर्ड स्टेट है हम कार्बन ग्रेफाइट ले लेंगे। कार्बन लिखा एलिमेंट प्लस हाइड्रोजन दूसरा एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन कैसे मित्रों मिलता है? गैस के फॉर्म में मिलता है, तो हम उसको H2 गैस लिख लेंगे। अब इस रिएक्शन को हम कर देंगे बैलेंस। बैलेंस करेंगे तो 6 कार्बन चाहिए, तो 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3। तो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन तुम्हारी रिप्रेजेंट करती है कि कैसे हम बेंजीन को बनाते हैं। और इसके लिए जो इंथैल्पी है इसको लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 कॉमा करके लिक्विड, या L बस लिख देगा कई बार, इसकी वैल्यू दी जाएगी। दैट इज नोन एज, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे इंथैल्पी। और जनरली मैंने तुम्हें बताया कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा क्या आता है? नेगेटिव आता है। किस किस केस में पॉजिटिव है ये बात बता चुका हूं। तो इस तरीके से हम बताते हैं या किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं। हमेशा ये 1 मोल होना जरूरी है। जैसे मान लो कुछ एक और बात मैं बता दूं। अब मैंने तुम्हें बताया कि कोई भी एलिमेंट को जब हम बनाते हैं तो उसके स्टैंडर्ड स्टेट से, उसके एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट से लेते हैं। एलिमेंट की बात कर रहा हूं, कोई कंपाउंड लेके दूसरा कंपाउंड नहीं बनाएंगे, हमेशा एलिमेंट। जैसे कार्बन अकेला एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन अकेला एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट से हम कंपाउंड को बनाते हैं। और एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट मतलब जिस स्टेट में वो इस धरती पे एग्जिस्ट करते हैं उनपे हम लेते हैं रिएक्टेंट साइड में उनको। जैसे अब दो बातें हो गई, एक स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये मत समझ लेना एसटीपी। स्टैंडर्ड एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। मैं यहां स्टैंडर्ड कंडीशन अगर बोलता हूं तो वो एनटीपी ही होगा, शुरू में बताया। अब देखो स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें तो हमें पता है, हमने पहले ही पढ़ लिया था कि प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा। दूसरा ये मैंने बता दिया कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैसे डिनोट करते हैं, ये बात मैंने तुमको बता दी, ठीक है ना। अच्छा अब यहां देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इन स्टेबल स्टेट इज टेकन टू बी 0। इसका क्या मतलब है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, कुछ चीज यहां पे इंफॉर्मेटिव हमें ध्यान भी रखना है कि धरती में जो एलिमेंट है, जैसे O2 ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में अपने आप एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कोई भी मेटल ले लो आयरन यानी लोहा, तो वो अपने सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो इस फॉर्म में उसकी इंथैल्पी को हम 0 ले लेंगे। यानी अगर मैं बोलूं आयरन सॉलिड फॉर्म में है तो इसी फॉर्म में धरती में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो उसकी इंथैल्पी को क्या ले लोगे? 0। तो किनकी 0 हमें ध्यान रखनी, जो सवाल में यूज होगा ये यहां इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। देखो सबसे पहले कार्बन की किस फॉर्म में इंथैल्पी 0 होगी? ग्रेफाइट के फॉर्म में। और किसी भी एलिमेंट की फॉर्मेशन लिखना है तो कार्बन को ग्रेफाइट के फॉर्म में लेंगे। सल्फर रोम्बिक सल्फर के फॉर्म में लेंगे, उसकी इंथैल्पी सल्फर में रोम्बिक हमें याद रखना है, आगे पी ब्लॉक में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी हम 0 लेंगे इंथैल्पी, या उसी को फॉर्मेशन के लिए लेंगे। फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस। अब व्हाइट फॉस्फोरस के लिए एक बात बता दूं, कई बार तुम जब कहीं पे भी मान लो तुम बहुत जोश में हो, किसी दिन तुमसे बोल दिया कि तुम मरघट चले जाओगे 2 बजे, तुम गए जोश में, अब वहां तुम रात को पहुंचे तो रात में आग जलती हुई दिख गई, चिंगारी जलती हुई दिख गई। तो अभी ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली आदमी जब मर जाता है ना तो उसकी बोन्स में व्हाइट फॉस्फोरस रहता है। अच्छे से अगर नहीं जला, बाद में वो बाहर आ गया बोन से, तो अपने आप आग पकड़ लेता है, इतना रिएक्टिव होता है व्हाइट फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस को की इंथैल्पी हम 0 लेते हैं। एलिमेंटल स्टेट में हम व्हाइट फॉस्फोरस लेंगे जो सॉलिड में होता है। O2 ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में उसका 0 होगा। O2 गैस, H2 गैस, व्हाइट फॉस्फोरस, कार्बन ग्रेफाइट, S रोम्बिक और जिंक सॉलिड, इन सब की इंथैल्पी चूंकि ये धरती में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या ले लेते हैं? 0। और जितनी भी मेटल्स हैं मेटलिक स्टेट में अगर वो हैं सॉलिड में Hg यानी मर्क्यूरी को छोड़ के, तो उनकी भी हम क्या लेते हैं? 0। यानी मेटल कोई भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर हम मेटल लिखें तो मेटल सॉलिड स्टेट में क्या होगा? 0। केवल एक्सेप्ट
एक्सेप्ट मर्क्यूरी, Hg लिक्विड स्टेट में इसका हो जाता है 0, क्योंकि ये तो लिक्विड में पाई जाती है। तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड स्टेट। अब तुम बताओ जल्दी से, एक सवाल है यहां पे, बताओ। हाँ, यहां एक दो सवाल हैं, है ना। अब हम सवाल ही सवाल करेंगे। अब हम इनके क्या करने वाले हैं, सवाल। तो पहले ये सवाल है, एक खूबसूरत सा सवाल है, जल्दी से इसको तुम बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ मित्रों, जल्दी बताओ, है ना। अच्छा, ये सवाल हमारा लास्ट सवाल होगा, फिर हम अगले क्लास में आ जाएंगे, अगले लेक्चर को देखेंगे जो तुम्हें लाइव में मिलेंगे, ठीक है ना। और इसकी पीडीएफ भी मैं ये वीडियो में रिकॉर्ड इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरा वो वाला पुराना वाला लेक्चर खो गया था, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज करेक्ट। तो फर्स्ट, इट इज ऑलवेज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो हमें पता है कि ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको हम क्या लेते हैं एलिमेंट के लिए। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट, इट इज पॉजिटिव नेगेटिव 0 फॉर एलिमेंट्स इन दियर। हाँ देखो, इट इज पॉजिटिव, ये तो गलत है। जनरली किसी कंपाउंड के लिए अगर हम बात करें स्टैंडर्ड इंथैल्पी और फॉर्मेशन किसी कंपाउंड के लिए, तो ये क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन अगर हम एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट की बात करें, तो ये एलिमेंट के लिए क्या हो जाता है, 0, है ना। तो इट इज 0 फॉर एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो ये बात बिल्कुल सही है। इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नहीं होता, मैंने कुछ एक्सेप्शन बताए थे, होता है, बट इसमें एक्सेप्शन भी था। तुम बैक स्लाइड में जाके देखो, जहां पे मैंने बताया था एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, तो उसके एक्सेप्शन यहां पे इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। तो ये भी बात गलत हो गई, ये बात सही। इट इज द एंथैल्पी चेंज accompanying द फॉर्मेशन 1 ग्राम, 1 ग्राम नहीं, ये 1 ग्राम की जगह क्या होता है, 1 मोल। तो ये भी बात यहां गलत हो गई। तो इसी के साथ मित्रों ये वाला तुम्हारा प्यारा कंसेप्ट होता है खत्म। तो मैं इसमें तुम्हारा प्यारा खूबसूरत सा चेहरा बनाता हूं, और इसके साथ हम मिलते हैं। ये रहा तुम्हारा चपटा सा मुंह, नहीं गोल गोल नहीं, चपटा सा धरती की तरह। ये तुम मुस्कुराते हुए कि तुम्हें वीडियो लेक्चर जो तुमने नाक थोड़ा बड़ा हो गया है मिल गया है। और ये रहा तुम्हारा बाल, हरे भरे बाल हैं। अभी इस समय बारिश हो रही थी जब ये टॉपिक चल रहा था, ये हरे भरे बाल, और ये तुम्हारे दो प्यारे प्यारे कान, और ये रहा मेरा प्यारा थैंक यू। तो फिर अगला लेक्चर तुम्हें लाइव क्लास में मिल जाएगा। 17th लेक्चर मिस्ड था, तो इसकी रिकॉर्डिंग तुम यहां से देख सकते हो। चलो, तो थैंक यू बच्चा।